जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी थी। इसी दौरान एक अपमानजनक घटना ने तो बाबा साहब को मानो तोड़कर ही रख दिया। वह पारसी सराय में बनावटी पारसी बनकर रह रहे थे। सारे बड़ौदा में यह बात आग की तरह फैल गई कि महाराजा के सेक्रेटरिएट में एक अछूत को सेक्रेटरी पद पर बैठाया गया है। सराय के पारसियों को भी असलियत मालूम हो गई। फिर हिंदुओं ने उन्हें और भड़का दिया। इसके बाद जो अपमानजनक घटना हुई, बाबा साहब ने अपने अखबार जनता के 23 मई 1930 में लिखा है, मैं भोजन कर ऑफिस जाने के लिए पारसी होटल से बाहर निकला ही था कि हाथों में लाठियां लिए 15 से 20 लोग मुझे मारने के लिए वहां आ गए। मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, हिंदू हूँ। क्या दोस्तों उन्होंने कुछ गलत कहा? लेकिन इस उत्तर से उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम धोखेबाज हो। हम जानते हैं तुम एक घृणित अछूत हो। फौरन यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, क्या सिर्फ अछूत होने के कारण ही वहाँ से उनको निकल जाना चाहिए था? क्या उनको हिंदू होने के नाते कहीं भी रहने का अधिकार नहीं था? उस समय मेरे धैर्य ने पूरा साथ दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे 8 घंटे की मोहलत दी जाए, मैं सराय छोड़ दूंगा। उन्होंने हाँ कर दिया। मैं दिन भर आवास के लिए भटकता रहा, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, लेकिन अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टरका दिया और घर नहीं दिया। मैं इस व्यवहार से बहुत दुखी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुरी तरह थका हुआ, भूख व प्यास के मारे मैं सराय से सामान लेकर निकल पड़ा। आखिर मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मानो आगे अंधियारा छा गया हो। आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक निडर, साहसी, स्वाभिमानी व विद्वान शख्स धर्म की इस अमानवीय घृणित जाति व्यवस्था के आगे असहाय था। जब दोस्तों बाबा साहब जैसा व्यक्ति उस समय असहाय था, तो सामान्य लोगों के बारे में तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस घटना से उनके मन में व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह की ज्वाला और भी धधकने लगी। मुझे सराय से बाहर खदेड़ दिया गया। अपने सामान के साथ मैं रास्ते पर आ गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा अपमान हो रहा है, तो गांव में रहने वाले गरीब भाइयों पर क्या बीतती होगी। हमारे पुरखों ने कई युद्ध लड़े हैं, रण संग्राम में कई बार जीते हैं, अपने स्वामी को जिताकर ताज पहनवाया है। हम ब्रोकन मैन हैं। मन में ऐसे विचार आए और वीर रस का संचार हुआ। कौम की बहादुरी के गौरव का एहसास हुआ और प्रण किया कि इस अछूतपन का यह कलंक मिटाकर रहूँगा, नहीं तो खुद को गोली मार दूँगा। अब उस ऐतिहासिक स्थान को बड़ौदा में संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ बाबा साहब बड़ौदा सराय से सामान लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। ऐसे असहनीय अपमान के बीच अंबेडकर के लिए बड़ौदा राज्य में नौकरी करना अब आगे मुश्किल था। आखिर काफ़ी सोच विचार कर वह नवंबर 1917 में वापस बम्बई आ गए। बम्बई में गुरु कृष्णा जी केलुस्कर से मिलकर उन्होंने वहाँ की सारी कहानी सुनाई। प्रोफेसर जोशी केलुस्कर के मित्र थे और बड़ौदा में ही रहते थे। प्रोफेसर जोशी अपने प्रगतिशील विचारों का हवाला देते हुए बोले कि मैं छुआछूत को नहीं मानता और डॉक्टर अंबेडकर मेरे घर रह सकते हैं। केलुस्कर ने अंबेडकर को कहा, अब आप बड़ौदा जा सकते हैं, आपके रहने की समस्या का समाधान हो गया है। वह केलुस्कर की चिट्ठी लेकर फिर से बड़ौदा के लिए रवाना हुए। बाबा साहब के लिए बड़ौदा में काफ़ी अपमान हो चुका था। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बड़ौदा वापस आना उनकी इस प्रकृति के अनुकूल नहीं था।
लेकिन उनकी एक बड़ी वजह थी। दरअसल वह ईमानदार, मेहनती व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। एहसान फरामोश नहीं थे। अपने मान अपमान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहे। वह बड़ौदा महाराज के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के एहसान को बहुत बड़ा मानते थे और उनके साथ किए गए एग्रीमेंट के तहत ही बड़ौदा रियासत में नौकरी करना अपना फर्ज समझते थे। इसी कारण बीए करने के बाद अपने पिता की इच्छा के खिलाफ वह बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के लिए गए थे। अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी वह अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे। यदि महाराजा द्वारा आर्थिक सहायता का यह बड़ा एहसान नहीं होता तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति, जिसने ब्रिटिश या कांग्रेस सरकार की नौकरी या मंत्री पद की कभी परवाह नहीं की, वह बड़ौदा सरकार की नौकरी के लिए इतना अधिक कैसे झुक सकता था। हालांकि बार बार निवेदन के बावजूद भी वहां आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाबा साहब के इस मिशन को और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।